हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम 2 जो है वो आपका यूनिट नंबर 8 है। इससे पहले मैंने आपके 7 यूनिट तक कंप्लीट करा दिए हैं और ये हम करने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 8। तो ये कोड कौन सा है वो भी मैं बता देती हूँ आपको। ये आपका है BCHCT133। ठीक है, जिसमें सारा फिजिकल केमिस्ट्री है पार्ट 1 में, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है पार्ट 2 में। फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपकी न्यूमेरिकल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए इसको करने के लिए। पर इजी होता है ज़्यादा, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे पापड़ नहीं बेलने पड़ते हैं आपको। सारा कम्प्लीटली आपको बस फॉर्मूला आना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए और उसको डायरेक्टली अप्लाई करके आप, फॉर्मूला आता है डायरेक्टली अप्लाई करो और आंसर लेकर आओ। तो ये यहाँ पे एक हमारे पास होता है फिजिकल केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम में हम पढ़ने वाले हैं आपका 2। आयनिक इक्विलिब्रियम 1 पार्ट जो था वो यूनिट नंबर 7 में था। ठीक है, इससे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम भी कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद आपका यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करें, जहाँ पर आपको पहले पढ़ना है इंट्रोडक्शन। उसके बाद आप पढ़ेंगे आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड्स एंड बेस। एसिड्स एंड बेस के बारे में पहले बता चुकी हूँ कि कौन सा एसिड्स होते हैं, कौन से बेसिस होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑल थ्योरीज, चाहे वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी हो या फिर लुइस बेस हो, सारी चीज़ें यहाँ पे हमने देखा है। यहाँ पे आपको क्या बताना है, आयनाइजेशन कांस्टेंट। आयनाइजेशन कांस्टेंट आपको के से डिटरमाइन करते हैं, हर एक कांस्टेंट जिसको के से। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड का हम के से बोलेंगे, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस का हम के भी बोलेंगे, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर का हम KW बोल रहे थे। इससे पहले पीएच कैलकुलेट करना, किस तरीके से पीएच निकालते हैं और पीओएच कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। पीएच आपका कोई भी हाइड्रोजन की पावर नहीं होती है, बल्कि आपका होता है -log H+ की कंसनट्रेशन। -log H+ की कंसनट्रेशन आपका बेसिकली पीएच होता है। ठीक है, तो ये होता है, अगर कोई आपसे पूछे कि पीएच क्या है तो आपका होता है कि कितनी आयन की कंसंट्रेशन है, H+ आयन की कंसंट्रेशन होती है, उसको हम पीएच कहते हैं। और इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में अगर हम डिटरमाइन करें तो ये -log H+ होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे हम चलेंगे, आयनाइजेशन कांस्टेंट पढ़ेंगे आप, वीक एसिड का पढ़ेंगे, वीक बेस का पढ़ेंगे। वीक एसिड होगा तो आपका Ka होगा, वीक बेस होगा तो आपका Kb होगा। ठीक है, फिर आप पढ़ने वाले हो आयनाइजेशन कांस्टेंट डाइप्रोटिक एंड पॉलीप्रोटिक एसिड। डाइप्रोटिक का मतलब क्या होगा, जहाँ पे आप 2 बार H+ को क्या कर रहे हो, रिलीज करा रहे हो, यानी कि प्रोटोन रिलीज हो रहा है। एक बार प्रोटोन हमने रिलीज़ किया, दूसरी बार प्रोटोन हमने रिलीज़ किया, यानी 2 बार H+ होगा, तो 2 बार रिएक्शन होगी आपकी, तो वो आपके डाइप्रोटिक है। जैसे आपने समझ लो CH3 C डबल बॉन्ड हो, फॉर एग्जाम्पल ही दे रही हूँ मैं, इसको आप क्या करो, डिसोशिएट करो, तो एक बार H+ को डिसोशिएट करेंगे, दोबारा से जो आएगा आपका उसको भी दोबारा से डिसोशिएट करेंगे। तो इस टाइप का आपका जो होता है वो डाइप्रोटिक होता है। पॉलीप्रोटिक में आपका क्या होता है, बहुत सारे मल्टीपल रिएक्शंस होंगे। ठीक है, मतलब कि आपके कई सारे H+ वहाँ निकलने की ज़रूरत है, मोर देन 2, तो वो आपका क्या हो जाता है, पॉलीप्रोटिक हो जाता है। उसके बाद आप पढ़ोगे आयनाइजेशन ऑफ डाइप्रोटिक एसिड, आयनाइजेशन में वही देखेंगे, आयनाइजेशन ऑफ ट्राइप्रोटिक। तो पॉलीप्रोटिक में भी आपको ट्राइप्रोटिक पढ़ना है, जिसमें आप 3 बार रिएक्शन करेंगे, 3 बार H+ वहाँ से निकालेंगे प्रोटॉन्स को। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है इसके अंदर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। कैसी स्ट्रेंथ होती है, देखो बैकग्राउंड नॉइज आएगा ही क्योंकि काम चल रहा है मेरे घर में। देन यहाँ पर आप पढ़ेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, फिर बफर सॉल्यूशंस आपको पढ़ना है, जहाँ पे आप बफर एक्शन पढ़ेंगे और हेंडरसन-हेंशल बैच इक्वेशन आप पढ़ेंगे। ये आपने पढ़ा होगा पीएच के लिए, जब पीएच कैलकुलेट करते हो पीओएच, उस टाइम में जो एक यहाँ पे इक्वेशन बनती है जिसको हम हेंडरसन-हेंशल बैच इक्वेशन कहते हैं। जब आप केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल देने जाएंगे, आप केमिस्ट्री 142 ले लीजिए, वहाँ पर जब आप 142 का जब प्रैक्टिकल देंगे, ठीक है, 3rd ईयर का, वहाँ पर भी ये आती है और अभी आपके 1st ईयर में भी है। तो काफ़ी सारे टर्म्स जो हैं वो आपके तीनों ईयर में आते रहते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा एडवांस होता रहता है। ठीक है, और कुछ नए चैप्टर भी आते रहते हैं, नॉट चैप्टर। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ेंगे बफर कैपेसिटी एंड देन ये आपका चैप्टर जो है वो खल्लास हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके जो आयनिक इक्विलिब्रियम में है, काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर हैं इस कोड में आपके। ठीक है, उसके बाद आप समरी करेंगे, समरी के बाद आप टर्मिनल क्वेश्चन करेंगे और फिर आपका डन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं थोड़ा सा। देखो, प्रीवियस यूनिट में आप पढ़ चुके हो कि एस्पेक्टिक ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है।
जहाँ पर ऐसे इक्विलिब्रियम जहाँ पे आप आयन स्पीशीज इवॉल्व कर रहे हो उसको हमने क्या बोल दिया, आयन इक्विलिब्रियम बोल दिया। आपने इलेक्ट्रोलाइट्स देखे, उसके टाइप्स देखे, आयनाइजेशन बिहेवियर देखा, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं आयनाइजेशन बिहेवियर को। आयनाइज का मतलब क्या होना है, कोई भी कंपाउंड है उसको आयंस में टूटना, H+ OH-, इस तरीके से आपका वाटर टूट रहा है तो ये आयनाइजेशन होता है। और आयनाइजेशन कांस्टेंट अगर हम लिखें तो आपका क्या हो जाता है, K हो जाता है, KI या फिर K जो भी है आयनाइजेशन कांस्टेंट आपका हो जाता है। आयनाइजेशन कांस्टेंट कोई भी टर्म आप इक्विलिब्रियम में कोई भी टर्म अगर आप कांस्टेंट निकालते हो तो उसमें कुछ भी नहीं होता, बस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। यानी कोई भी रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन हो या फिर आपकी आयनिक वाली स्पीशीज वाली रिएक्शन हो, उसमें आप प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर देते हो तो बेसिकली वो आपका कांस्टेंट निकल करके आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप पीएच, आपने पीएच देखा, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच देखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या है, जहाँ पे पानी इवॉल्व हो उसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस और उनके मिक्सचर का आप सारी चीज़ें देख कर आए हो। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, हम डिस्कस करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम को कंटिन्यू। इसने बोला है कि आयनाइजेशन वीक एसिड एंड बेस का देखोगे आप। वीक एसिड जो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते, वीक बेस जो कम्प्लीटली पानी में आयनाइज ना हो, आयनाइज होकर के ना दे, यानी कि उनके पूरा डिसोशिएट ना हो पूरा एक कंपाउंड, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड्स बोलते हैं, ठीक है, वीक एसिड्स एंड बेसिस बोलते हैं। अब यहाँ पे आयनाइजेशन इक्विलिब्रिया देखेंगे आप, पीएच को कैलकुलेट करेंगे वीक एसिड एंड बेस का, और उसके बाद डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन बिहेवियर ऑफ डाइप्रोटिक एंड पॉलीप्रोटिक एसिड का, ठीक है। आयनाइजेशन कांस्टेंट देखेंगे, उसके बाद उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, ठीक है। और आपको स्ट्रेंथ के बारे में भी पढ़ना है, वीक एसिड एंड बेस का स्ट्रेंथ। उसके बाद आप पढ़ेंगे बफर सॉल्यूशन के बारे में कि बफर एक्शन क्या होता है, और एक्सप्रेशन देखेंगे आप कि पीएच को बफर सॉल्यूशन में किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं। वहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे पीएच को, उसके बाद उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव में भी आप देख सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आपका ये है, आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वीक एसिड्स एंड बेसिस। तो यहाँ पे प्रीवियस यूनिट में आप पढ़ के आए हो अरहीनियस इक्वेशन के थ्रू कि वीक एसिड एंड वीक बेस जो होते हैं वो होते हैं जो कि आयनाइज ना हो कम्प्लीटली। मैंने पहले बताया कि वीक एसिड्स एंड बेस, ऐसे वीक एसिड्स एंड बेस होंगे जो कि कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। देयर एग्जिट्स इक्विलिब्रियम बिटवीन द आयनाइजेशन अनआयनाइज्ड स्पीशीज। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका ये पानी है, ठीक है, वाटर को आपने ब्रेक किया, ठीक है, इक्विलिब्रियम में ब्रेक किया, H+ और OH- में टूटा, तो ये पार्ट आपका क्या हो गया, अनआयनाइज्ड पार्ट, ये पार्ट आपका कौन सा हो गया, आयनाइज्ड पार्ट। तो ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है बिटवीन द आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड पार्ट में, तो उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। कौन सा इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे वीक एसिड दिया हुआ है HA एंड वीक बेस आपका BOH दे रखा है, तो यहाँ पे कैसे इक्विलिब्रियम आप लिखोगे, देखो ये आपका वीक एसिड है HA, एक्वस सॉल्यूशन में H+ में टूटा, A- में टूटा, ठीक है। BOH है तो B+ और OH- में टूटा, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग एक्वस सॉल्यूशन में आपने वीक एसिड्स को डाला, तो वीक एसिड को आप डालेंगे यहाँ पे वाटर के साथ, तो हाइड्रोनियम आयन एंड A- में आपका टूट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका एक और दिया हुआ इक्वेशन किस तरीके से वीक बेस के लिए होगा, तो वीक बेस के लिए आप बी से बेस है, ठीक है, वाटर से रिएक्ट करते हैं, BH+ और OH- यहाँ पे देता है। तो ये प्रोसेस है आपका वीक एसिड्स और बेस का आयनाइजेशन एक एक्वस सॉल्यूशन में, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एसिड बेस आयनाइजेशन। इक्विलिब्रियम अगर स्टैब्लिश हो इन दोनों के बीच में तो हम उसे बोलेंगे एसिड या बेस आयनाइजेशन इक्विलिब्रियम, और जो भी आपने कांस्टेंट निकाला तो उसे हम बोलेंगे आयनाइजेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। सिंपली यहाँ पे आयनाइजेशन कांस्टेंट भी आप बोल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं। अब यहाँ पे आयनाइजेशन कांस्टेंट आप लिखोगे वीक एसिड के लिए। वीक एसिड को किससे हम डिटरमाइन कर रहे हैं, HA से, ठीक है। वीक एसिड हमने क्या किया, इसमें कैसे रिटर्न करेंगे, आप वाटर के साथ क्या कर रहे हो, एक्वस सॉल्यूशन में, जहाँ भी एक्वस सॉल्यूशन आ रहा है वहाँ पे आपका पानी आ जाता है, ठीक है। तो HA क्या है आपका वीक एसिड। वीक एसिड को जब आपने इससे रिएक्ट कराया तो H3O+ आयन और A- एक्वस सॉल्यूशन में निकला। यहाँ पे एक्सप्रेशन जो लिखा जाएगा आपका किसका, आयनाइजेशन कांस्टेंट का। अब हम यहाँ पे देखेंगे वीक एसिड का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी देखेंगे। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को आपने क्या बोला, अल्फा बोला। इनिशियल एंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को अब यहाँ पे देखते हैं, कैसे देखेंगे, देखो सबसे पहले देखो, उससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ 3 कंडीशन होती है आपका। सबसे पहले इनिशियल वाली होती है, फिर जब आयनाइजेशन हुआ उस टाइम पे, और इक्विलिब्रियम में हुआ तब उस टाइम पे क्या होगा। तो अल्फा जो है वो आपका क्या होता है, इक्विलिब्रियम डिसोशिएशन कांस्टेंट होता है। जब आपका डिसोशिएशन हो रहा है, यानी आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी हम उसे बोल सकते हैं। आयोनाइजेशन हो रहा है, डिसोशिएशन भी हो रहा है, ठीक है। जैसे HA वाटर और इस तरीके से आपने तोड़ दिया, ठीक है। तो स्टार्टिंग में देखिए आपका ये कंसंट्रेशन को C, इनिशियल कंसंट्रेशन C से बोला, और यहाँ पे आपका कोई भी इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं था, ठीक है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। उसके बाद जब आयोनाइजेशन हुआ तो -C अल्फा आया इसका,
जो आपका इनिशियल में जो रिएक्टेंट है उसका जो एसिड है वीक एसिड है, इसलिए सी अल्फा होता है, ठीक है, वीक एसिड के लिए सी अल्फा होता है, तो माइनस सी अल्फा आया, और जो बाद में टूटे वो सी अल्फा हो गए। इक्विलिब्रियम जब आता है आपका इस्टेब्लिश होता है इक्विलिब्रियम, तो उस टाइम में आपका होता है सी वन माइनस अल्फा, और ये वही रहता है सेम सेम। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखोगे आप, अब आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड का लिखना है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, के ए बोलेंगे। के ए में क्या होगा आपका प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होगा, तो प्रोडक्ट में आपका क्या H3 और A माइनस है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन का ही लेंगे, ये आपका लिक्विड है इसीलिए इसको हमने वाटर को नेग्लेक्ट किया है, क्योंकि हम एक्वस सॉल्यूशन में बात करते हैं आपके इक्विलिब्रियम आयोनाइजेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, प्रोडक्ट में आपका क्या है H3O और क्या है आपका A माइनस है, तो दोनों की कंसंट्रेशन लिखेंगे, और HA जो होगा वो आपका रिएक्टेंट है। अब यहाँ पे जो है आपका वो देखिए। उसके बाद देखो इक्विलिब्रियम में जब आपका इक्विलिब्रियम वाला है वहाँ पे आपका सी अल्फा है, ठीक है, दोनों का क्या दिया हुआ है कंसंट्रेशन सी अल्फा, और आपका जो रिएक्टेंट का है वो क्या दिया हुआ है सी वन माइनस अल्फा, ठीक है, सी वन माइनस अल्फा। देखो दोबारा दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखिए इक्विलिब्रियम, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें यानी इक्विलिब्रियम की वैल्यू लेंगे, तो ये आपका ये क्या है रिएक्टेंट का सी वन माइनस अल्फा है, सी अल्फा इसका है, ठीक है, प्रोडक्ट का। अब यहाँ पे जो आपका आता है आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड वीक एसिड, ठीक है, वो आपका सी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और ये वन माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। सी अल्फा स्क्वायर कैसे होगा, यहाँ पे आपका सी तो मतलब ये सी 2 बार हो गया और अल्फा भी 2 बार हो गया, नीचे क्या होगा आपका सी वन माइनस अल्फा होगा, तो अब क्या हो गया सी से एक सी कट जाएगा तो सी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका वन माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे ये के है, ठीक है, के ए क्या है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है हायर द वैल्यू स्ट्रॉन्गर द एसिड, जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी उतना स्ट्रॉन्ग आपका एसिड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आयनाइजेशन कांस्टेंट जो होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इक्वेशन ऑफ किसके स्क्वायर ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये होता है कि हायर वैल्यू होगी हायर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होगा, इसका मतलब जो मोर हाइड्रोनियम आयन जो होंगे वो आपके सॉल्यूशन में बनेंगे, तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, आयनाइजेशन कांस्टेंट जो होगा वीक एसिड्स का वो 298 केल्विन पर यहाँ पे दिया हुआ है, बट इट्स नॉट, यहाँ पे बस दिया हुआ है रिकॉल करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, एग्जाम्पल देखिए, आपको कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है आपका अल्फा होता है, ठीक है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या फिर डिसोसिएशन वाला जो होता है ना वो अल्फा होता है, पर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आपका होगा पीएच इसका दिया हुआ है 0.1 एक्वस सॉल्यूशन में, एसिडिक एसिड क्या है 298 केल्विन पे, के की वैल्यू आपकी दी हुई है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम में हम देखेंगे क्या आप कर रहे हो, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड हो एक्वस सॉल्यूशन में, इसका मतलब पानी से आप क्या करोगे रिएक्ट करा दोगे, H3O प्लस में टूटेगा और CH3 C डबल बॉन्ड हो माइनस में टूटेगा, इसको नेग्लेक्ट करना है क्योंकि ये लिक्विड है और एक्वस सॉल्यूशन में ले रहे हैं, इसीलिए सारा का सारा एक्वस सॉल्यूशन में होगा। फिर से आपको 3 कंडीशन यहाँ पे लगानी है, इनिशियल कंडीशन और इक्विलिब्रियम वाला लगाओगे, तो यहाँ पे देखो आपका कंसनट्रेशन दिया हुआ है, ये आपके जो सी से हमने डिनोट किया था ना वो ये है, तो आपका ये सी दिया हुआ है, पहले आप लिख लेना जो गिवन चीज़ें होती है, ठीक है, सी है, के अल्फा भी आपको दिया हुआ, के ए दिया हुआ है यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, तो फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो उसमें के ए दिया हुआ है बट आपको अल्फा निकालना है, तो 0.1 आपको क्या दिया हुआ है आपका कंसंट्रेशन, तो इनिशियल कंसंट्रेशन आपका जो है रिएक्टेंट में दिया 0.1, इन दोनों का कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पे आपका क्या था माइनस सी अल्फा होता था, ठीक है, फॉर वीक एसिड का माइनस सी अल्फा होता था, तो यहाँ पे क्या हो गया सी अल्फा माइनस सी अल्फा हो गया, तो सी की जगह क्या 0.1 अल्फा और इसका 0.1 अल्फा 0. अब यहाँ पे आपका क्या होता था सी 1 माइनस अल्फा होता था, ठीक है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू 0.1 है, 1 माइनस अल्फा दिया हुआ है और यहाँ पे सी अल्फा होता था। अब यहाँ पे जो आप इक्वेशन लगाएंगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करेंगे फिर से, ठीक है, और आपका जो फॉर्मूला बन रहा था वो क्या बन रहा था सी अल्फा स्क्वायर जो वीक एसिड के लिए था, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये था ना, तो C कितना है 0.1, देखो 0.1 अल्फा का स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा, ये आपका हो जाएगा किसके लिए वीक एसिड के लिए। अब देखिए A इज़ स्मॉल एज कम्पेयर टू 1, तो हमें क्या करना होता है डिनोमिनेटर उसका इग्नोर करना होता है। अगर आपका अल्फा स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू A 1 से अगर आपका कम होता है तो उस टाइम में आप क्या करते हो इग्नोर करना होता है आपका डिनोमिनेटर, तो आप जो डिनोमिनेटर है उसको इग्नोर करेंगे तो K सीधा के सीधा कुछ क्या बन जाएगा आपका 0.1 अल्फा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, जो आपकी वैल्यू होती है वो अज्यूम करो आपकी 1 से कम है अगर अल्फा की वैल्यू, तो आपका 0, तो डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाता है हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो अब ये आपका हो जाएगा कि के ए इज इक्वल्स टू 0.1 अल्फा स्क्वायर। अब देखो आपको पता ही है कि अल्फा स्क्वायर जब स्क्वायर हटाते तो रूट चढ़ जाता है, तो अल्फा आएगा तो आपका रूट
K अपॉन 0.1 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा किसके लिए, वीक एसिड्स के लिए क्या हो जाएगा आपका आयनाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, आयनाइजेशन कांस्टेंट आपको अल्फा निकालना था, अल्फा निकाला आपने। अब यहाँ पे देखिए अल्फा आएगा और आपकी के की वैल्यू पहले से गिवन है, तो आपने 1.8 इंटू 10⁻⁻5 लगाई और 0.1। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे और आपके अल्फा की वैल्यू डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है, आयनाइजेशन कांस्टेंट नहीं है सॉरी, आयनाइजेशन कांस्टेंट आपका के से करते हैं। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हम इसे बोलते हैं, जिसका 0.1 मोल सॉल्यूशन में 0.01। अगर आप डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की परसेंटेज निकाले तो इंटू 100 करेंगे तो आपका 1.34 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब जो कंसनट्रेशन है आपका 0.1 और आपका मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड आपके आयनाइज होते हैं तो 134 मॉलिक्यूल्स पर 1000 पर इस तरीके से होते हैं। तो इस टेबल से आपको पता चला इस तरीके से आप कैसे पीएच को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपका माइनस लॉग H+ होता है, लेकिन H+ में आपका H3O+ है। ठीक है, पीएच तो माइनस लॉग, तो यहाँ पर आपका क्या आ सकता है, देखिए आपका pH जो है वो क्या है, माइनस लॉग H+ हो जाएगा। इसका मतलब माइनस लॉग H+, जो आपने अभी कंसनट्रेशन निकाली है H3O+ की, ठीक है, वो कंसनट्रेशन आपने निकाली 0.0134 है। तो इसीलिए 10⁻³ यहाँ पे जब आप राउंड ऑफ करते हैं तो 1.34 इंटू 10⁻³ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस लॉग और इस तरीके से आपका लिखोगे तो यहाँ पे pH जो आएगा वो आपका ये आ रहा है, तो pH जो हो वो आपका 2.87 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, सेकंड वाला भी आप कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपकी यहाँ पर हो रही है, यहाँ पे देखो आपका जो 1 - अल्फा है वो नेग्लेक्ट क्यों नहीं किया गया। ठीक है, जब ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो K फॉर वीक एसिड के लिए आपका C मोलर सॉल्यूशन है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन A है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन वही है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के लिए, K = Cα² अपॉन 1 - अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने 1 - अल्फा इसलिए लिया क्योंकि आपकी जो अल्फा है यहाँ पे दिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे आपका मोर देन 1 से बड़ा हो जाएगा, इसीलिए अल्फ़ा को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे आप। ठीक है, कैलकुलेट यहाँ पे क्या करना है, आपको वैल्यू ऑफ के निकालना है। ठीक है, इसलिए 0.10 है ये आपका हाइड्रोनियम इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस तरीके से आप इसको भी कर लेंगे कैलकुलेट। अब आपका बेस के लिए देखेंगे, वीक बेस के लिए आपको निकालना है आयनाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये मैं आयनाइजेशन लिखना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे आयनाइजेशन कांस्टेंट जब आप लिखेंगे, जिसे हम बी से क्या बोल रहे हैं, बेस बोल रहे हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन में लिखोगे आयनाइजेशन कांस्टेंट ब्रॉन्स्टन लॉरी के अकॉर्डिंग जब आपने यहाँ पे लिखा तो ये आपका आ रहा है। ठीक है, बी वाटर और फिर BH+ एंड OH-, इस तरीके से। फिर आप इसको दोबारा से वही सेम लिखेंगे, लेकिन हम वीक बेस के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, अब आपका देखो सेम इनिशियल आपका कंसनट्रेशन C है, इसका भी कंसनट्रेशन 0 बिल्कुल सेम है। ठीक है, और यहाँ पे C1 - अल्फा है और ये C है और ये C अल्फा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम को आयनाइजेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हो फिर बेस के लिए, तो देखो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखेंगे, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे आपका वाटर नेग्लेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखोगे, अब यहाँ पे बिल्कुल सेम बनेगा, देखो Cα² 1 - अल्फा बिल्कुल सेम होता है। Kb = Cα² अपॉन 1 - अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो Kb जो होता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ बेस होता है। ठीक है, कि बेस की कितनी स्ट्रेंथ होती है, आयनाइजेशन कांस्टेंट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन से। यानी हायर वैल्यू होगी आयनाइजेशन कांस्टेंट की तो हायर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, कैलकुलेट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, दोबारा से अल्फा निकालना है। pH इसमें 0.1 दिया हुआ है, 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है यहाँ पे आपका CH3, इसकी ये आपका वीक बेस है तो वीक बेस की वैल्यू भी दी हुई है, बिल्कुल सेम करेंगे ऐसी। और इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन में सेम होगा, 0.1 आपका सेम है। ठीक है, 0.1 आपका सेम है, देखो सारी चीज़ें सेम है, आप उसी तरीके से लिखेंगे। फिर Kb/ जो आपका Cα² है, A अगर स्मॉल होगा इस कंपेयर टू 1 तो आपको क्या होगा, इग्नोर करोगे डिनोमिनेटर तो Cα² आ जाएगा, Kb/C हो जाएगा। तो आपका वही है कि अल्फ़ा जो होगा रूट Ka/C फॉर वीक एसिड, Kb/C फॉर वीक बेस। ठीक है, इस तरीके से आप डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आपका 0.06 आ गया, और अगर परसेंटेज में आप निकाल रहे हो तो कितना आ गया, 6.6 हो गया। दैट्स मीन कंसनट्रेशन 0.1 मोल 6.6% आपका मॉलिक्यूल है आयनाइज हुआ है, यानी ये आपका जो है वो 5% से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। जब 5% से ज़्यादा होता है, हम वीक बेस की बात करें तो हम इसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। तो फिर इसको आप कैलकुलेट करेंगे, Kb
फिर अल्फ़ा जब आप कैलकुलेट करेंगे ना तो फिर के जो नीचे वाला डिनोमिनेटर था उसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, अल्फ़ा लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद जब आपका ये निकल जाएगा तो उस तरीके से आप क्या निकाल लोगे, पी ओ एच। पी ओ एच क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि आपका ये बेस है तो बेस के लिए पी ओ एच होता है। तो पी एच इज इक्वल्स टू 14 माइनस पी ओ एच होता है। तो पी एच अगर आपको निकालना है तो पहले पी ओ एच निकालना होगा, माइनस लॉग ओ एच प्लस की आपकी इतनी निकली है और इससे आपका 2.19 आ जाएगा। फिर पी एच निकालोगे, क्योंकि पी ओ एच नहीं निकालना, पी एच कैलकुलेट करना है, पर बेस के लिए आपका पी ओ एच होता है। तो पी ओ एच यहाँ से निकालेंगे 14 माइनस जितना पी ओ एच है, फिर उसका आंसर आपका आ जाएगा 11.81। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी आप कर लेना, ठीक है। आयनाइजेशन ऑफ डाइप्रोटिक एंड पॉलीप्रोटिक एसिड। अब देखो जब आप डाइप्रोटिक एसिड का करते हो यानी कि 2 बार होगा, ठीक है, यानी कि H+ 2 बार निकलेंगे तो यहाँ पे 2 रिएक्शन होगी। तो जैसे कि आपका यहाँ पे एग्जांपल H2CO3 प्लस वाटर, ठीक है, फिर ये आपका H3 और HCO-3 निकल के चला गया, ठीक है। ये आपका जो आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा Ka1 हम उसको लेंगे, फॉर वीक एसिड्स की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जो ये बन गया है उसको दोबारा से आप पानी से वहाँ से रिएक्ट कराएंगे और फिर आपका निकल जाएगा CO3 2-, फिर ये आपको हमने ले लिया Ka2। अब इन दोनों का आयनाइजेशन इक्विलिब्रियम Ka1 कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करोगे, प्रोडक्ट में आपका ये दोनों है, ठीक है, और रिएक्टेंट में आपका ये है, वाटर हम नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है वो आपकी 4.3 × 10⁻7 दी हुई है, -7, और इसकी वैल्यू कितनी आई 4.8 × 10⁻11। तो बड़ा कौन सा है, जो नेगेटिव में छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो इसकी Ka वैल्यू ज़्यादा है, तो Ka1 आपका ग्रेटर देन Ka2 है, ठीक है। फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट अबाउट 10,000 टाइम लार्जर है सेकंड से। ऐसा क्यों होता है, ये आपका क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि आपका ये आयनाइजेशन कांस्टेंट जो होता है पहला वाला हर किसी केस में होगा, डाइप्रोटिक में आप करोगे तो पहले HCO, ये देखो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, फिर ये आपका नेगेटिव है, नेगेटिव वाले को तोड़ना मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रल, तो न्यूट्रल आपका क्या है जल्दी से टूट जाता है, और HCO3- जो होता है नेगेटिव उसे तोड़ना होता है, इसीलिए जो आपका Ka1 होता है वो ग्रेटर देन होता है Ka2। इसको हम इस जनरल में देख लेते हैं, देखो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ डाई एंड पॉलीप्रोटिक गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर, मतलब और ज़्यादा अगर हम आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालते चले जाएंगे। पॉलीप्रोटिक में देखो, डाईप्रोटिक में 2 बार हमने ये रिएक्शन लिखी है, पॉलीप्रोटिक में मोर देन 2 लिखेंगे, तो आपका जो पॉलीप्रोटिक एसिड्स की जो आयनाइजेशन कांस्टेंट होगी वो कम होती चली जाएगी, ठीक है। नेगेटिव में वैल्यू आपकी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन आपका जो होगा वो आयनाइजेशन कांस्टेंट जो होगा वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, कम होता जाता है, क्योंकि कैन यू थिंक इसका रीज़न क्या है, रीज़न इज़ क्वाइट सिंपल है। इट केस ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन में प्रोटॉन जो होता है वो आपका न्यूट्रल स्पीशीज़ से निकाला गया, तो हम कह सकते हैं इसको रिमूव करना आसान है, और दूसरे में आपका नेगेटिव से निकाला गया, तो फिर वो सेकेंड आयनाइजेशन में केस में जो प्रोटॉन होता है स्पीशीज़ से 2 नेगेटिव चार्ज की वजह से वो डिफ़िकल्ट होता है। तो इन जनरल आयनाइजेशन जो होता है प्रोटॉन निकालना नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ से बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए आपका जो Ka1 है वो आपका ग्रेटर देन होता है एज़ कम्पेयर टू Ka2, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड बॉयज़ गर्ल्स ऑल्सो। आयनाइजेशन ऑफ ट्राइप्रोटिक एसिड्स में देखो, ट्राई में देखो 3 बार हमने रिएक्शन करी, आपका H3PO4 है, हमने वाटर से रिएक्ट करा है, ये आपका होगा, ये नेगेटिव वाला इसको लिया, फिर वाटर से ये नेगेटिव, 2 नेगेटिव, फिर लिया 3 नेगेटिव, तो सबसे ज़्यादा K की वैल्यू होगी, फिर Ka2, फिर Ka3। तो इस तरीके से आप निकालोगे आयनाइजेशन कांस्टेंट दोनों का प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करके, तीनों का K1 Ka2 Ka3। सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका ना, और सबसे कम किसका होगा, इसका ना। इस तरीके से आपका होता है, ठीक है। सेम वहीं पर आपका सेम आंसर, ये क्वेश्चन आपका बनता है कि जब आप आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालते हो डाइप्रोटिक पॉलीप्रोटिक किसी में भी, तो आपका आयनाइजेशन कांस्टेंट जो होता है वो स्मॉल होता चला जाता है। तो रीज़न क्या है, तो रीज़न मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कैलकुलेट द कंसनट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। 0.1 आपका ये कंसनट्रेशन दिया हुआ है एक्वस सॉल्यूशन में, आपका फॉस्फोरिक एसिड है। तो फॉस्फोरिक एसिड्स में आपका देखो, तो फॉस्फोरिक एसिड है आपका H2PO4, इस तरीके से आपका वैल्यू ऑफ सक्सेसिव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखो ये टूटा है आपका, फिर ये टूटा, फिर ये टूटा, फिर ये टूटा, K1 इतना है, K2 K3 इतना है, ठीक है, सबका अलग अलग है। अब देखो सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा वैल्यू इसकी होगी क्या, हाँ इसकी होगी, सबसे कम इसकी होगी। नेगेटिव में जितना कम वैल्यू होता है वही सबसे बड़ा होता है, तो इस तरीके से आपका हो गया। अगर आप सॉल्यूशन लिखना चाहेंगे तो सबसे पहले आप H3PO4 को तोड़ेंगे तो ये टूटेगा, ठीक है, इसमें टूटेगा। आप एसिड की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि अल्फ़ा होता है, ठीक है, C अल्फ़ा होगा,
सी अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा, इस तरीके से Ka1 निकालोगे, सेम वहीं पर होगा आपका K अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आप अल्फ़ा निकाल लेंगे, इसका अल्फ़ा इतना है 0.8, नेगलेक्ट कब करना होता है 50%। अब इसका आपका जो अल्फ़ा आया है वो 8.43 आया है, यानी कि 5% से ज़्यादा है, तब आपको इग्नोर नहीं करना। कम होगा, अगर आपका 5% से कम होगा तब इग्नोर करना होता है। इस तरीके से आप पूरी वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। और फिर अल्फ़ा निकालने के बाद आप निकालोगे, सबका अलग अलग निकालना है। देखो, आई होप आप इसको कर लेंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंस पे अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी है। यू कैन टेक नोट फ्यू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ पॉलीप्यूरेटिक एसिड। लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलीप्यूरेटिक एसिड जो होते हैं आपके अनआयनाइज रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए होता है 92%। कंसंट्रेशन जो मोनो नेगेटिव आयन का होता है पॉलीप्यूरेटिक में, हाइड्रोनियम आयन का, वो फर्स्ट स्टेज में आयनाइजेशन होता है ओनली, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ न्यूट्रल मॉलिक्यूल से हम क्या निकाल रहे होते हैं H+। कंसंट्रेशन जो डाई नेगेटिव का होता है पॉलीप्यूरेटिक, वो इक्वल होता है आयनाइजेशन कांस्टेंट के, जो सेकेंड स्टेज में होता है, ठीक है। SAQ 3 और 4 आप इससे कर लेंगे। अब आपको करना है यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस। कैसे करेंगे डिस्कस कर चुके हैं आप नंबर ऑफ थ्योरीज, ठीक है, यानी आपने ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी पढ़ा, एसिड वो लुईस एसिड बेस पढ़ा, ठीक है। कई सारी थ्योरीज आप एसिड एंड बेस के बारे में बात करके आए हो। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे में पढ़ के आए हो, ठीक है। HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्लोजली रिलेटिंग मॉलिक्यूल। आपका HF जो होता है वीक एसिड होता है। स्ट्रेंथ जो होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ फैक्टर्स पे। कौन कौन से नंबर है? टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे, इन सब पे डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ कितनी है किसी भी एसिड्स की, किसी भी बेसिस की। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए हम देखेंगे फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट जो होता है रेशनलाइज होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे हम देखेंगे आपका रिलेटिव अमाउंट। देखो, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो इसकी स्ट्रेंथ की हम कैसे बात करेंगे, ठीक है, कैसे बात करेंगे। यहाँ पे आप देखो, तो रिक्वायरमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल टू बिहेव एन एसिड इज दैट एबल टू लूज और डोनेट अ प्रोटॉन। अगर आपका एसिड है तो आपकी जो H+ आयन को है वो डोनेट करे या फिर लूज कर दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। तो इस प्रोसेस को डिटरमाइन करने के लिए आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसको स्ट्रॉन्गर, जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी किसी भी एसिड की उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगा। डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बिटवीन एसिडिक प्रोटोन एंड अदर एटम्स। तो यानी कि आपकी जो बॉन्ड है, बॉन्ड बिटवीन H और X, जैसे कि HX है H+ और X- में, इसके हाइड्रोहेलिक एसिड्स होता है, ये बाइनरी हाइड्रोहेलिक एसिड का टाइप होता है। आयनाइज करो इसको, देखो इस तरीके से होता है। तो जैसे कि बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ होगी। यहाँ पे देखो HI की सबसे ज़्यादा बॉन्ड है 298, कम है, ठीक है, यानी कि नीचे जाते हुए आपकी जो होती है बॉन्ड एंथैल्पी वो कम हो रही है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग कौन होगा ये हम देखेंगे। तो there are two factors determine extent of this reaction, the first being strength of HX bond, second the polarity of the bond। तो अगर आप देख रहे हो स्ट्रेंथ, तो पहली आपकी H और X के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उस पर हम डिपेंड करेंगे, दूसरी पोलैरिटी क्या है बॉन्ड की उस पर डिपेंड करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कितनी स्ट्रेंथ है आपकी एसिड की। तो यहाँ पे देखो, वी गोन डाउन ग्रुप ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल में अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज ऑफ द एटम आपका इंक्रीज होता है। जब गो डाउन टू द पीरियोडिक टेबल में जाते हो तो साइज जो होता है बढ़ता जाता है, स्ट्रेंथ जो होती है वो डिक्रीज होती है। जैसे कि मैंने पीछे आपको देखा बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, इसका मतलब आपका ईजियर टू ब्रेक बॉन्ड, यानी कि आप जितना कम स्ट्रेंथ होगी, यानी कि बॉन्ड जो है बीच में H और X के बीच में बॉन्ड जो होती है कमज़ोर होती जाएगी। जैसे जैसे वो कमज़ोर होती जाएगी इसका मतलब आपका जो है ब्रेक करना, उन बॉन्ड्स को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है, H+ को। तो जितना रिश्ता कमज़ोर है उतना तोड़ना आसान हो जाएगा। तो तीसरा कोई बंदा आ जाता है तो जल्दी से टूट जाते हैं रिश्ते, ठीक है। तो सो दैट्स तो अवेलेबल टू हैंस फॉर्म स्ट्रेंथ कंसिडरेशन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होता है। देखो ये आपको दिख रही है बॉन्ड इंथैल्पी, ठीक है, बॉन्ड बिटवीन HF, HCl, HBr, HI। तो HI की सबसे कम होगी क्योंकि नीचे जाने पर आपकी बॉन्ड बिटवीन जो H और X के बीच में, X के आपका हेलोजन है, उनके बीच में वीक होता जा रहा है। देखो 298.3 कम है सबसे ज़्यादा इनके बीच, यानी इनके बॉन्ड को हम तोड़ सकते हैं। बॉन्ड को तो हम तोड़ सकते हैं लेकिन स्ट्रेंथ इनकी ज़्यादा होती है, ठीक है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, यानी कितना तोड़ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द केस। और दूसरी चीज़ पोलैरिटी पर कैसे होगा, देखो इंक्रीज ऑन। नाउ लेट्स टॉक अप द सेकंड फैक्टर। सेकंड फैक्टर क्या हो गया? पोलैरिटी। पोलैरिटी कैसे होगा? पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड जो होता है वो डिफरेंट होता है आपके किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी एलिमेंट के बीच में डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ होंगी। जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं डाउन द ग्रुप, तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है डाउन द ग्रुप?
कम होती है बढ़ती है, कम होती है, ठीक है, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो आपका यहाँ पे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड एटम हेलोजन एसिड डिक्रीजेज, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, पोलैरिटी भी डिक्रीज होती है, तो लूज ऑफ प्रोटॉन भी डिक्रीज होगा, यानी आपका जितना ज़्यादा नीचे जाते रहोगे तो उसकी टेंडेंसी जो होगी ना वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, पोलैरिटी डिक्रीज होगी तो टेंडेंसी ऑफ लूज ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाएगी। तो अगर आपने दूसरे शब्दों में बोलेंगे तो एसिड शुड बी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, तो इनकी एसिडिटी भी कम हो रही है। अपोजिंग फैक्टर आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ आता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो आपके अपोजिंग फैक्टर, तो स्ट्रेंथ जो होगी वो बढ़ जाएगी, यानी कि पोलैरिटी डिक्रीज हो रही है लेकिन स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ठीक है। ये देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का केस देखो, नीचे जा रहे हो आप तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज और इंक्रीजिंग एलिमेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में होता है, ठीक है। हाँ जी, तो ये आपको दो फैक्टर लगाने हैं बस। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कैसे स्ट्रेंथ देखेंगे आप कार्बोक्सिलिक एसिड का, देखिए आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड आपका एक ऑर्गेनिक एसिड है जिनके पास C डबल बॉन्ड OH फंक्शनल ग्रुप होता है, तो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होंगे वो डिफरेंट स्ट्रक्चर में लग जाता है, नेचर ऑफ R ग्रुप पे डिपेंड करता है कि R कितने लग रहे हैं। 3 क्लोजली रिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका, देखो इथेनॉइक एसिड, प्रोपेनॉइक एसिड, 2 क्लोरो इथेनॉइक एसिड, ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर आपके गिवन है यहाँ पे। इस एग्जाम्पल में जो इथेनॉइक एसिड है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2 मॉलिक्यूल उसके डेरिवेटिव में, ठीक है, R ग्रुप लगे हुए 2। इथेनॉइक एसिड आपका वीक एसिड होता है और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट 1.18 10⁻⁻⁵, ठीक है, ना देख लिया। दूसरे केस में आपका है क्लोरो एथेनॉइक एसिड, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है बहुत ज़्यादा, क्लोरीन एटम क्योंकि लगे हुए हैं। अब जो क्लोरीन है वो आपका हाईली नेगेटिव होता है, तो इसलिए आपके ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है वो अपनी तरफ क्या खींचता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है कार्बन एटम का। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होगा OH बॉन्ड यहाँ पे मोर पोलर हो जाएगा तो स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, तो K जो होगा उनका इंक्रीज होने लग जाएगा 2 क्लोरो इथेनॉइक एसिड का, क्योंकि इनके पास क्लोरीन है, क्लोरीन हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसके इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 77 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा इथेनॉइक एसिड से, तो आपके पास इथेनॉइक एसिड है पर आपके पास क्लोरीन भी लगा हुआ है जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। प्रोपेनॉइक एसिड में देखो क्या होगा, इथेनॉइक एसिड इन विच मिथाइल ग्रुप रिप्लेस होता है 1 हाइड्रोजन एटम से, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है तो प्रोपेनॉइक एसिड हो गया, ठीक है। तो मिथाइल ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, क्योंकि CH3 आपका मिथाइल है, इलेक्ट्रॉन्स इनके पास है तो डोनेटिंग ग्रुप है ये, ठीक है। एक आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। इसने क्या किया, डोनेट कर दिया कार्बन को, किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड को डोनेट कर लिया। OH बॉन्ड जो होंगे वो आपके लेजर पोलर हो जाएंगे और स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई। तो आपका तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो होता है क्लोरीन एटम का, प्रोपेनॉइक आपका ओनली स्लाइटर वीकर होता है देन इथेनॉइक एसिड का। तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होगी वो किसकी होगी, जिस पे क्लोरीन लगा हुआ है, उसके बाद प्रोपेनॉइक एंड देन इथेनॉइक, ठीक है, इस तरीके से होता है। फिर आप देखोगे सिंपल बेसिस में जो हम लेते हैं तो अमोनिया ही लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे किस तरीके से किसका स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, ठीक है, स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन आता है कि किसके स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है और क्यों है, ठीक है। हैविंग लर्न अबाउट रिलेटिव एसिडिटी डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स के बारे में, बेसिसिटी ऑफ सिंपल अमीन्स के बारे में आपने देखा होगा। 3 क्लोजली रिलेटेड मॉलिक्यूल आपका अमोनिया, ब्रोमामीन एंड मिथाइलमीन, इनका स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है नीचे की तरफ, यही है आपका स्ट्रक्चर। अमोनिया में देखो क्या होता है ये आपकी स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ठीक है। देखो अमोनिया में क्या है, लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन का अवेलेबल होता है नाइट्रोजन एटम पे। अब देखो अमोनिया आपका NH3 है, यहाँ पे लोन पेयर है इसके पास, ठीक है। तो N एटम्स जो होंगे इलेक्ट्रॉन्स के 3 हाइड्रोजन से क्या करेंगे, पुल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। नेगेटिव चार्ज जो होगा नाइट्रोजन एटम पे आता है और ये ईजिली डोनेट कर देता है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, तो अमोनिया आपका ईजिली डोनेट कर रहा है तो वो बेस बन जाता है। ब्रोमामीन के केस में आपका हाइड्रोजन एटम जो होता है वो रिप्लेस करता है ब्रोमीन एटम को, यानी कि ब्रोमामीन में क्या है, एक हाइड्रोजन एटम नहीं है, यानी कि 3 हाइड्रोजन एटम आपके अमोनिया में है, तो ब्रोमामीन में क्या होता है, H की जगह ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। तो एज द इलेक्ट्रोनेगेटिव हायर देन दैट ऑफ H, ठीक है। तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है किससे, H के कंपेरिजन में, तो नाइट्रोजन एटम जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को पुल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो होगा नाइट्रोजन एटम पे वो डिक्रीज हो जाएगा। तीसरी तरफ तो लोअर हो जाएगा डोनेटिंग लोन पेयर, तो लोन पेयर को वो डोनेट नहीं कर पाएगा, तो बेसिसिटी इनकी डिक्रीज हो गई।
तो ब्रोमामीन आपका वीकर बेस है अमोनिया से। दूसरी तरफ मिथाइलमीन है, तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है वो इंक्रीज कर देता है लोन पेयर को, ठीक है। यानी मिथाइलमीन के पास जो मिथाइल ग्रुप है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर को और ज़्यादा अवेलेबिलिटी बढ़ा देगा वो नाइट्रोजन एटम के पास। तो मिथाइलमीन जो होगा वो स्ट्रॉन्गर बेस हो गया अमोनिया से, इसलिए मिथाइलमीन सबसे ज़्यादा, फिर अमोनिया, देन ब्रोमामीन, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है कॉमन आयन इफेक्ट। तो जैसे कि आपने ली चटेरियल प्रिंसिपल पढ़ा था, मैंने आपको एक सिंपल सा बताया था कि ली चटेरियल प्रिंसिपल आपको कुछ नहीं, पड़ोस वाली आंटी होती है। अगर हम कोई भी इक्विलिब्रियम में कोई चेंज लाना चाहते हैं, पीएच बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, वॉल्यूम बढ़ा दो, तो उसको अपोज करने के लिए आपका ली चटेरियल प्रिंसिपल होता है कि वो इक्विलिब्रियम को बिल्कुल ही अब शिफ्ट करा देता है, ठीक है। तो फैक्टर सिस्टम अंडर इक्विलिब्रियम, वीक एसिड एंड वीक बेस आपका इक्विलिब्रियम में आता है। इक्विलिब्रिया जो होता है वो आपके कुछ फैक्टर से अफेक्ट करता है। जब आप सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं हैविंग एन कॉमन आयन विद वीक एंड एसिड बेस, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड बेस के केस में क्या होता है, वीक एसिड आपका है ये आयनाइज हो गया, ठीक है, कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है आपको बस यहाँ पे। तो इसके बेस पर आपको ये करना है एग्जाम्पल 8.5, ठीक है, ये कर लेना आप। सेम वैसी है, के की वैल्यू होगी, ये हो गया कि हाँ कॉमन आयन इफेक्ट पे बता रही थी, उसके अकॉर्डिंग आपको ये एग्जांपल करना है 8.5। तो यहाँ पे देखो एक्वस सॉल्यूशन आपका 0.1 मोल यानी कंसंट्रेशन आपका 0.1 मोलर दिया हुआ है, ठीक है। एसिटिक एसिड है, सोडियम एसीटेट है, ठीक है, एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट, ये आपका एसिटिक एसिड है। दूसरा कॉमन आयन इफेक्ट, जहाँ पे आयन्स जो होंगे वो आपके कॉमन होंगे कुछ कुछ, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH में आपका ये आयन निकल रहा है और ये आयन निकल रहा है, सेम है, इसीलिए हम इसको कॉमन आयन बोलेंगे। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन देखना है आपको, एसिटिक एसिड का pH भी निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यानी अल्फा निकालना है और pH निकालना है। जैसे जैसे H निकल जाएगा आपका उस तरीके से आप, अगर POH होगा एसिटिक एसिड यानी कि H निकलेगा, तो आपको pH निकालना है। यहाँ पे कंसंट्रेशन देखो, इनिशियल कंसंट्रेशन आपको 0.1 है, फिर 0.0 किसके लिए हम बात करें, एसिटिक एसिड, तो यहाँ पे माइनस C अल्फा होता था किसके लिए, एसिटिक एसिड के लिए, तो माइनस 0.1 जो आपका कंसंट्रेशन है उसकी जगह 0.1 रखना है। तो C अल्फा होता था तो इसलिए C अल्फा यहाँ पे होता तो 0.1 अल्फा, यहाँ पे भी सेम। यहाँ पे जो है कोई भी चेंज नहीं आया एसीटेट आयन में, ठीक है, CH3CO कोई भी चेंज नहीं आया, इसलिए 0 होगा और आपका 0.1 होगा। फॉर कॉमन आयन के लिए निकाल लें, इसीलिए CH3CO पता नहीं क्या हो गया था और ये रुक चुका था और मैं इतनी देर से बके जा रही हूँ, ओह गॉड सॉरी। देख लीजिए आप कहाँ तक आपने पढ़ा था, ठीक है, 8.5 वाला शायद हमने कर लिया था। तो उसके अकॉर्डिंग अब हम देख, बफर सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया है कि बफर सॉल्यूशन होता क्या है बेसिकली। बफर सॉल्यूशन क्या होता है आपका, जब आपने कैलकुलेट किया 8.5 वाले को, ठीक है, वहाँ पे आपने क्या किया था कि कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट ऐड किया था, ठीक है। सॉल्ट जब ऐड करते हैं तो बफर सॉल्यूशन होता है, यानी बफर सॉल्यूशन में आप कोई भी एसिटिक एसिड लेंगे प्लस उसका सॉल्ट ले लेंगे, ठीक है। अगर उसका आप CH3 C डबल बॉन्ड ONA ले लेते हैं, कुछ सॉल्ट ले लेते हैं, दैट इज़ बफर सॉल्यूशंस, ठीक है। तो एसिड्स को अगर हमने ऐड किया सॉल्यूशन में और वीक एसिड से और उसका सॉल्ट है तो हम उसको बोलेंगे एसिड बफर सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम पढ़ रहे थे बफर सॉल्यूशन, बार बार कोई ना कोई बुला ही लेता है, मुझे पोस्ट करके जाना पड़ता है, फिर मैं आते ही भूल जाती हूँ कहाँ थी। चलिए छोड़िए। तो बफर सॉल्यूशन में यही होता है, अगर आपके पास वीक एसिड है और उसका सॉल्ट है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे एसिड बफर सॉल्यूशंस, ठीक है। जैसे कि आपका एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये आपका क्या है, वीक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड Na, ये आपका क्या है, सोडियम एसिटेट, यानी कि उसका सॉल्ट, तो उसे हम बोलेंगे एसिड बफर सॉल्यूशन। दूसरी तरफ बेसिक बफर कैसे बनेगा, अगर आपके पास वीक बेस है और उसका सॉल्ट, एग्जाम्पल के लिए आपका NH4OH क्या है, वीक बेस है, उसका सॉल्ट आपका NH4Cl, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी बफर। तो यहाँ पर आप देखिए कि बफर एक्शन क्या होता है, पूरा पढ़ा चुकी थी मैं, पर मेरा ये ऑन ही नहीं किया था मैंने, दोबारा करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हमें बफर सॉल्यूशन को जानने के लिए हमें एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट बफर लिया है आपने। ये सोडियम, ये क्या है आपका एसिटिक एसिड है, इसको आयनाइज करोगे तो ये टूटेगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड Na, ये आपका क्या है, सॉल्ट है इसका, Na प्लस एंड CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, इसका सॉल्ट टूटेगा। तो जैसे आप यहाँ पे करके आए थे ना, क्या करके आए थे, एसिड और बेस रिजर्व का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो
हाइड्रोनियम आयन जो मिलेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, जो आपका बफर सॉल्यूशन है उसमें कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। देखो अगर आपका एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, और अगर आपका बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। तो जो यहाँ पे बफर सॉल्यूशन है वहाँ पे आपको एसिड बेस कॉन्जुगेट बेस एसिड का कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है बफर में। उसे हम अगर एसिड के लिए एसिड रिजर्व बोलेंगे, बेस के लिए बेस रिजर्व बोलेंगे। यह आपको क्या प्रोवाइड करता है? बफरिंग। जो आप ऐड करते हो बेस या फिर एसिड को, इस तरीके से एक्शन क्या हो रहा है वो आपका होता है। जैसे कि हमने क्या किया, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl को हमने बफर सॉल्यूशन में ऐड किया, उसके पास सोडियम एसिटेट है और एसिटिक एसिड है। H3O आयंस जो हम रिएक्ट कराएंगे किससे? CH3OH से। तो देखो CH3OO माइनस अनडिसोशिएटेड एसिटिक एसिड, फिर आपका ये डिसोशिएशन वाला है और फिर आपका ये क्रिएट होता है जो कि क्या है? अनडिसोशिएटेड। ठीक है, क्या है? अनडिसोशिएटेड एसिटिक एसिड। ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो कुछ अमाउंट ऑफ एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल जो होंगे वो आपका डिसोशिएट हो जाते हैं बैक, लेकिन नंबर ऑफ स्मॉल अमाउंट वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो हाइड्रोनियम आयंस है आपके पीएच सॉल्यूशन में वो चेंज नहीं होता है, एसिटेट आयंस वैसे ही रहते हैं जैसे आप ऐड करोगे या फिर आपने डिसोशिएट किया। स्ट्रॉन्ग बेस आपका NOH अगर आप ऐड कर देते हो हाइड्रोक्सिल आयन के पास, तो OH, तो आप उससे हाइड्रोनियम आयन से रिएक्ट कराते हो तो वहाँ पे वाटर आपके पास मिल जाता है। ठीक है, तो डिसोशिएट बैक हो जाते हैं, जो सॉल्यूशन में होता है वो कंज्यूम कर लेता है पूरे प्रोसेस को। ठीक है, तो ये आपका हो गया हाइड्रोनियम आयन। नेट इफेक्ट जो होता है वो आपका कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड का वो डिक्रीज होता है स्लाइटली, क्योंकि एसिटेट आयन जो होंगे वो इंक्रीज होते हैं स्लाइटली। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन जो होंगे, पीएच जो होगा वो चेंज होता ही नहीं है। तो पीएच जो चेंज ना कर पाए वही आपका बफर सॉल्यूशन है। तो आप अगर कुछ भी ऐड कर रहे हो तो चेंज ऑफ पीएच को रेजिस्ट करना ही आपका बफर सॉल्यूशन होता है। तो ऐसा सॉल्यूशन आप यूज़ करें जिसमें चेंज कोई भी ना आए पीएच में। आप कुछ भी ऐड कर दो, आप एसिड ऐड कर दो, बेस ऐड कर दो, तो उनके पीएच में चेंज ना आए, वो आपका बफर सॉल्यूशन होता है। अब आपको यहाँ पे पढ़ना है हेडरसन-हेचल-बैक इक्वेशन। ठीक है, देखो मैं अभी देख नहीं सकती वरना मुझे पूरा वीडियो हटाना पड़ेगा, इसलिए अगर कुछ चीज़ें रिपीट हुई हों तो फिर वो भी आप देख लेना। ठीक है, तो बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या, हेडरसन-हेचल-बैक इक्वेशन। ये आपका किससे रिलेट करता है? पीएच से। pH of a given buffer solution to the concentration of its component। आपका कंसंट्रेशन वीक एसिड और वीक बेस का और सॉल्ट ऑफ कंटेनिंग कॉमन आयन। ठीक है, वीक एसिड और बेस और उसका सॉल्ट हो तो आपका कॉमन आयन होता है। अदर डिराइव एक्सप्रेशन जो हम देखेंगे, यहाँ पे एक्सप्रेशन देखना है। वी गेन एग्जाम्पल ऑफ एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट बफर लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे एसिटिक एसिड आयनाइज होता है पानी में। कैसे आयनाइज होता है? CH3 हमने लिया, वाटर से आयनाइज किया, H3 और CH3O माइनस। अगर आपको क्या लिखना है? एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखना है, जिसे हम Ka से डिटरमाइन करते हैं। प्रोडक्ट क्या है आपका? ये दोनों। रिएक्टेंट क्या है आपका? ये आपका लिक्विड जो है हम इसको निगलेक्ट करते हैं हमेशा, क्योंकि वो लिक्विड में एक्वस सॉल्यूशन वाली सारी चीज़ें लेनी है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में हम आयनाइजेशन कांस्टेंट को डिटरमाइन करते हैं इक्विलिब्रियम में। तो हमने ये लिया, उसके बाद क्या कर रहे हो आप? आयनाइजेशन कांस्टेंट एक्सप्रेशन को हम रीअरेंज भी कर सकते हैं। आपका H3OO+, ठीक है, ये हाइड्रोनियम आयन को मैंने रीअरेंज कर दिया कि अगर मुझे इसका कांस्टेंट एक्सप्रेशन निकालना है तो क्या Ka इससे रिप्लेस हो जाएगा और आपका क्या बचेगा? CH3OOH ऊपर हो जाएगा और ये आपका नीचे चला जाएगा। ठीक है, हम रिप्लेस कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल द कंसंट्रेशन अनडिसोशिएटेड एसिटिक एसिड इन बफर सॉल्यूशन कैन बी टेकन एज इनिशियल एसिड कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन जो होगा आपका, जो कंसंट्रेशन होगा आपका एसिटेट आयन का, वो इक्वल होगा किससे? सोडियम एसिटेट आयन के कंसंट्रेशन से। तो वो आपका क्या है? सॉल्ट है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? नेक्स्ट स्टेप डेरिवेशन आपका आता है जी। तो यहाँ पे देखो H3O जो हमें निकालना है, हमने रिप्लेस किया था Ka से, तो Ka रिप्लेस किया, ऊपर एसिड है नीचे सॉल्ट है। तो यहाँ पे K जो होता है वो आपका कंसंट्रेशन होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयंस जो होता है डायरेक्टली डिपेंड करता है सिर्फ और रेशियो ऑफ एसिड टू द सॉल्ट कंसंट्रेशन, यही चीज़ बोली थी। तो आपका रेशियो मोर देन हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन होता है। तो यहाँ पे हमने लॉग ले लो। देखो ये तो मैंने पूरी डेरिवेशन पढ़ी थी अच्छे से कि सबसे पहले आपको पूरा जो एसिटिक एसिड है उसका डिसोसिएशन पूरा लिखना है, आयनाइज होकर के क्या क्या बना रहा है, उसके बाद Ka लिखोगे, फिर आप उसको रिप्लेस कर दोगे H3O+ के आयन से। जब आप उसको रिप्लेस करोगे एसिड बाय सॉल्ट आ जाएगा। फिर आपको लोगैरिथम लेना है दोनों तरफ। देखो लॉग H3O आयन, ठीक है, और लॉग Ka लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे -1 से, तो -1 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका माइनस लॉग ये हो जाएगा, माइनस लॉग Ka हो जाएगा, माइनस लॉग एसिड बाय सॉल्ट हो जाएगा। तो माइनस लॉग H+ हो या फिर माइनस लॉग आपका H3O+ हो, क्या होता था आपका? pH होता था। तो इसीलिए माइनस लॉग H3O+ आपका क्या हो गया? pH हो गया। और अगर आपका pKa होता है, आपका ये pKa जो होता है आप माइनस लॉग Ka,
तो हमने पी के ए ले लिया इसकी जगह, और फिर प्लस में आपका क्या आ रहा है माइनस लॉग एसिड बाय सॉल्ट, तो यहाँ पे क्या होगा लॉग एसिड बाय सॉल्ट। तो पी एच क्या होगा आपका, ये होता है पी के माइनस लॉग के होता है, तो हमने ये रिप्लेस कर दिया। तो जो आपका इक्वेशन यहाँ पर बन रहा है, कौन सा इक्वेशन बन रहा है आपका, पी एच इज इक्वल्स टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस, सॉल्ट की कंसनट्रेशन बाय एसिड की कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन का जो डब्बा होता है ना इस तरीके से, ये कंसंट्रेशन आपका कहलाता है। ये पूरी इक्वेशन को हम बोलते हैं हेंडरसन हेशलबैक इक्वेशन फॉर एन एसिडिक बफर, एसिडिक बफर के लिए, ठीक है। चलो वी कैन डिराइव सिमिलर एक्सप्रेशन बेसिक बफर के लिए लिख सकते हैं। तो अगर आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड का पूरा ऐसे ही लिखना है सेम, और लास्ट में आपका आएगा देखो पी एच की जगह बेस के लिए पी ओ एच, पी के ए की जगह बेस के लिए पी के बी, और सॉल्ट बाय एसिड की जगह प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस, ठीक है। इस तरीके से आप लिखोगे क्या है ये आपका हेंडरसन हेशलबैच इक्वेशन। अगर आपका एग्जाम में एसिडिक बफर के लिए पूछा है हेंडरसन हेशलबैच इक्वेशन तो आपका पीएच वाला लिखोगे, अगर बेस के लिए पूछा है तो पीओएच और पीओएच वाला लिखोगे, ठीक है। बस बाकी सारा एक्सप्रेशन सेम है। तब ये यहाँ पे देखो आपको कैसे करना है, इसका क्वेश्चन देख लीजिए। कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1, यानी इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड दे रखी है, सोडियम एसिटेट की 0.5 मोलर दे रखा है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है। के ऑफ एसिटिक एसिड, आपको पीएच निकालना है बफर सॉल्यूशन। तो देखो पीएच इज इक्वल्स टू क्या होता है, पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड, ठीक है। सॉल्ट क्या है आपका 0.4, जो सोडियम एसिटेट है वो सॉल्ट है, एसिटिक एसिड आपका एसिड है, ठीक है। चलिए तो कैसे हम इसको देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। देखो पी के ए क्या होता है आपका, यहाँ पे पी के ए है, पी के ए जब आप निकालेंगे होता है माइनस लॉग के, पी के निकाल रहे हो तो माइनस लॉग के की वैल्यू आपकी दी हुई है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है। जब इससे आप लॉग कैलकुलेट करेंगे ना, जब आपका हमेशा दिया होता है -4.74, आपको लॉग बेस जो लॉग की वैल्यू वो याद रखना है कि आपका लॉग 10 तो सबको पता है 1 होती है, उससे ज़्यादा 1 से 10 तक याद होनी चाहिए, ठीक है। एसिटिक एसिड का आपको 0.1 और सोडियम एसिटेट का 0.5 दे रहा है। तो पीएच आपका क्या होता है, पी के ए निकाल लिया हमने, प्लस लॉग सॉल्ट और अपॉन एसिड। सॉल्ट की कंसंट्रेशन 0.5, एसिड कंसंट्रेशन 0.1, 4.74 आपने दिया, दोनों कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा बफर सॉल्यूशन में पीएच 5.44। आई होप यू अंडरस्टैंड, इससे इजी तरीका और नहीं हो सकता क्योंकि बहुत ही ईजी है। दूसरा 8.7 देखिए, जो चीज़ें मैं करा रही हूँ आपको सारा कंप्लीटली करना है। यहाँ पे भी पीएच आपको निकालना है 0.1 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी बेस दिया हुआ है। इस बार आप किससे निकाला, पीओएच निकालना है आपको, ठीक है। यहाँ पे भी पीएच निकालना है। पीओएच अगर निकालो तो उससे पीएच कैसे निकालते हो आप, आपको पता है कि पीएच इज इक्वल्स टू पीओएच, पीएच इज -14 वाला, ठीक है, वो अभी मैं बताती हूँ एक सेकंड। तो कंटेनिंग आपको कंसंट्रेशन किसकी दी हुई है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, और 0. अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड आपका सॉल्ट है और ये आपका बेस है, और के बी की वैल्यू भी दे रखी है। तो यहाँ पे पी एच पी के बी प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड, पी के बी कैसे निकालोगे, माइनस लॉग के बी, माइनस लॉग और ये के बी की वैल्यू दी हुई है तो आपका सेम ऐसे निकल गया, ठीक है। सेम क्वेश्चन सेम है, सेम। उसके बाद आपका देखो 0.1 किसका दिया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन, 0.2 किसका दिया हुआ है, जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन। पीओएच इज इक्वल्स टू व्हाट, 4.7, इसकी कंसंट्रेशन सॉल्ट बाय बेस करेंगे और आपका आ जाएगा 5.04। पीएच कैसे निकालते हैं, आपका पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14 होता है। पीओएच आपको कितना दिया हुआ है, 5.40, पीएच आपको निकालना है 14 में से माइनस करोगे 8.96, तो पीएच जो होगा आपका बफर सॉल्यूशन का वो ये आएगा बेस के लिए। इस तरीके से आपका ये भी निकालना है, पीएच आप निकालना है, मिक्स कर दोगे अगर, ठीक है, सोडियम एसिटेट और एसिटिक एसिड को, तो सेम निकालोगे आप। कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, देखो मिक्सिंग वाला है तो मैं करा देती हूँ इसको भी। पीएच निकालना है आपका 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ, ये आपका कंसंट्रेशन दिया हुआ है एसिटिक एसिड का, और इतना आपकी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है, वॉल्यूम दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे 8.6 जो आपने किया है उससे आपको यूज़ करना है हेंडरसन हेशलबैक इक्वेशन, तो सेम इक्वेशन है आपका, पी के वैल्यू सेम दी हुई है। यहाँ पे आप कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे एसिटिक एसिड का, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी दिया हुआ है। तो M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, जब डाइल्यूशन करते हैं यानी कि मिक्स करते हैं तो मोल और वॉल्यूम आपके यहाँ पे V1 V2 दे रखे हैं दोनों, तो आपका एक का कंसंट्रेशन दिया हुआ है M1 M2 निकालना है। तो इस तरीके से आप इसको रिप्लेस करेंगे M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 को, तो M2 इधर आ जाएगा तो M1V1 अपॉन M2V2 हो जाएगा। 0.4 इतना हम M1 है, 0.1 आपका M1 है, 40 सेंटीमीटर क्यूब में आपका, ठीक है, बाय 100 आपका V2 है। तो इस तरीके से आपका कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड आ गया। दूसरी तरफ आपका कंसंट्रेशन सोडियम का निकालेंगे तो M2 सेम निकालेंगे, 0.5 इसका कंसंट्रेशन है, बाय इतना आपका कंसंट्रेशन दोनों का निकल गया। अब यूज़ करेंगे दोनों पीएच भी पीओएच भी, और इस तरीके से आप पीएच निकाल लेंगे जो भी आपका सोल्यूशन में गिवन है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट पार्ट है आपका बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी होता क्या है आपका,
सारे एग्जाम्पल कराए मैंने आज आपको। इंपॉर्टेंट टू नो दैट ऑल बफर सॉल्यूशन गिवन बफर सिस्टम आर नॉट इक्वली इफेक्टिव नहीं होता है, जो भी आपको बफर सिस्टम में जो भी बफर सॉल्यूशन दिया जाता है, ठीक है। दिस इफेक्टिवनेस ऑफ गिवन बफर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बफर कैपेसिटी, यानी कि बफर की कितनी कैपेसिटी है कि वो ठीक है या नहीं, इफेक्टिव है कितना कि नहीं है। इट्स एबिलिटी टू रेजिस्ट पीएच चेंज को कितना वो रेजिस्ट कर पा रहा है, जब चाहे वो वॉल्यूम किसी भी एसिड बेस का हम मिला रहे हैं। तो इट ऑल्सो भी विजुअलाइज द टॉलरेंस ऑफ बफर टुवर्ड्स एडिशन ऑफ, टॉलरेट कितना टॉलरेट कर पा रहा है, आप एसिड मिला रहे हो बेस मिला रहे हो, कितनी कैपेसिटी है कि वो उसको इफेक्ट कर पाए, उसको रजिस्ट कर पाए, पीएच चेंज को रजिस्ट कर पाए या टॉलरेट कर पाए। तो ये आपका बफर कैपेसिटी होती है, ठीक है, नथिंग मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आपको देखो पीएच निकालना है, सेम यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है ना क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस आप खुद करना। ऐसे क्यों 7 में भी आपको क्या करना है, हाईएस्ट बफर कैपेसिटी किसकी, ये आपको देखना है। बफर कंटेनिंग, इतना आपकी हाईएस्ट बफर कैपेसिटी किसकी होती है। तो यहाँ पे 1 मिनट पढ़ लेते हैं यार, देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो द बफर कैपेसिटी इज गिवन, बफर डिपेंड्स ऑन द एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस एज वेल द रिलेटिव अमाउंट, एसिड एंड बेस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो बफर के पास हायर कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड होगा, सॉल्ट के पास हायर कैपेसिटी होगी कि वो रजिस्ट कर पा रहा है कितने पीएच को, इस तरीके से हो जाएगा। देन आपका समरी आ जाता है और टर्मिनल क्वेश्चन आ जाता है। तो आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है, वही होता है। आयनाइजेशन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है आपका, कि आपने कोई भी एसिड लिया, ठीक है, उसको आयनाइज कर रहे हो कम्प्लीटली, अनआयनाइज्ड और आयनाइज पार्ट, उससे जब आप निकालते हो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करके, वो आयनाइजेशन कांस्टेंट, और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वीक बेस के लिए। ये आपका वीक एसिड है, इस तरीके से आपके काफ़ी क्वेश्चन है जिसे आपको करना है, ठीक है। सेम आंसर्स भी दिया हुए पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं कौन सा होगा अब आपका। काफ़ी अच्छा चैप्टर लगता है मुझे। क्वेश्चन आते हैं और जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर कहाँ रह गया। क्वेश्चन जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी ना, तो आपको सारी चीज़ें समझाने वाली हूँ मैं, एक एक चीज़, ठीक है। PYQ प्लस सॉल्यूशन भी होगा आपके पास, PYQ सॉल्यूशन के साथ समझाने वाली हूँ मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और फिर उसको अच्छे से समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं कि इस वीक में मैं आपका ये कंप्लीट करा दूँ चैप्टर, ठीक है। जो भी आपका ये केमिस्ट्री का कोड है और जूलॉजी का जो चल रहा है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। बाकी जो भी बचेंगे, बॉटनी वगैरह भी स्टार्ट करनी है, उसके अकॉर्डिंग मैं स्टार्ट। और हाँ, आपका केमिस्ट्री 135 भी एक कमेंट में था, तो मुझे उसको भी करवाना है स्टार्ट, ठीक है। तो इस वीक में होपफुली, आज के है ट्यूसडे, आज वेडनेसडे सॉरी, तो वेडनेसडे है आज, तो इस वीक में ये कंप्लीट कराने वाली हूँ मैं, ठीक है। होपफुली हम करा देंगे। तो आपको क्या करना है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें चाहिए, चैनल से आपको जुड़ना है। टेलीग्राम चैनल आपको गिवन है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, उससे ज्वाइन हो जाइएगा। एंड आपको कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, पढ़ना है और सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, शेयर भी करना है, ठीक है। लाइक भी कर देना, लाइक ये देखो कुछ अच्छा बना लेती हूँ मैं। चलिए, तो नेक्स्ट आप जो पढ़ेंगे उसमें आपको पढ़ना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसको KSP कहते हैं, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे आप, उसमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे, pH देखेंगे, और फिर सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया, और आपका जो कॉमन आयन सॉल्युबिलिटी होगा, फिर एप्लीकेशन होगा, उसके बाद ये आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर ये आपका यूनिट 9 कंप्लीट होने के बाद एक पार्ट आई थिंक ख़त्म हो जाएगा आपका। 1 सेकेंड देख लेते हैं। तो कल ही करा दूंगी मैं, हाँ। इसके बाद आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आने लग जाएगी, ठीक है, जिसमें आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप यानी GOC वाला पढ़ेंगे, हेलोजन डेरिवेटिव, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ना है। 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। ब्लॉक 3 फिर हम स्टार्ट कर देंगे आपका हाइड्रोकार्बन्स वाला, ठीक है। चलिए, तो ये थी आपकी इम्पॉर्टेंट वीडियो, ठीक है, और आपको पढ़ना है सारा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, और आपको लाइक करना है एंड सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, बाकी जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं सारी चल रही हैं साथ साथ में, और मैं होपफुली आपका सारी चीज़ें यहाँ पे कराने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे घर में थोड़ा कंस्ट्रक्शन है, इसलिए कभी कभी ऐसा होने लग जाता है, फिर भी मैं दूसरे करती हूँ अपलोड, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।